नमस्ते। मैं नियति कुमारी नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। इस वीडियो में मैं प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन के बारे में बताऊंगी। यह टॉपिक शास्त्री द्वितीय खंड के सिलेबस से लिया गया है। यह उपन्यास महान उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा रचित है। मध्यवर्गीय जीवन और मनोवृत्ति का जितना सफल चित्रण प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किया है, उतना अन्यत्र नहीं मिलता। इस उपन्यास में दो कथानक है, एक प्रयाग से संबंध है और दूसरा कलकत्ते से। जालपा इस उपन्यास की प्रधान नायिका है। प्रयाग के छोटे से गांव के जमींदार के मुखियातर महाशय दीनदयाल और मानकी की इकलौती पुत्री जालपा थी। उसे बचपन से ही आभूषणों का बहुत शौक था, विशेष रूप से चंद्रहार का शौक था। वह हमेशा स्वप्न देखती थी कि उसके विवाह के समय चंद्रहार जरूर चढ़ेगा। जब उसका विवाह कचहरी के नौकर दयानाथ के बेकार पुत्र रमानाथ से हो जाती है तो विवाह में बहुत सारे गहने चढ़ते हैं, किंतु चंद्रहार नहीं चढ़ता। इससे वह बहुत दुखी होती है। दीनदयाल और दयानाथ ने विवाह में बहुत सारा धन खर्च किया था। दयानाथ ने कचहरी में रहते हुए रिश्वत की कमाई से मुंह मोड़ रखा था। पुत्र के विवाह में वे कर्ज से लद गए थे। दयानाथ तो चंद्रहार चढ़ाना भी चाहते थे, किंतु उसकी पत्नी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वे जालपा की एक सखी शाहजादी उसे चंद्रहार के लिए और भी उत्तेजित करती थी। घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी रमानाथ अपनी पत्नी के सामने बड़ी बड़ी शान का दिखावा करते थे। जब दीनदयाल अपने पुत्र रमानाथ को अपनी पत्नी के गहने चुरा कर लाने के लिए कहता है, तो वह मानसिक संघर्ष झेलता हुआ संदूक से गहने चुराकर अपने पिता को दे देता है। किंतु अपने इस कपटपूर्ण व्यवहार से रमानाथ को आत्मग्लानि होती है, क्योंकि वह अपनी पत्नी जालपा से बहुत प्रेम करता है। जालपा का जीवन क्षुब्ध हो जाता है। अब रमानाथ को नौकरी की चिंता होती है। रमेश बाबू की सहायता से उसे 30 रुपये की मासिक नौकरी मिलती है, लेकिन वे जालपा को 40 रुपये मासिक वेतन बताते हैं। इसी समय जालपा को अपनी मां द्वारा चंद्रहार मिलता है, किंतु वह दान में दिए जाने के कारण इसे अस्वीकार कर देती है। इससे रमानाथ का हौसला और भी बढ़ जाता है और वह किसी भी कीमत पर चंद्रहार प्राप्त करना चाहता है। जालपा के लिए वह सराफ के कर्ज से लद जाने पर भी इस इच्छा को पूरा करता है। उधर वकील इंद्रभूषण की पत्नी रतन को जालपा के जराऊ कंगन बहुत पसंद आते हैं। वे रमानाथ को पैसे देते हैं कि वे भी उसके लिए ला दे गहने, किंतु रमानाथ जब जाते हैं सराफ के पास तो सराफ उस पैसे को कर्ज खाते में डाल देते हैं और उसे नहीं देते हैं गहने। जब वह रतन आती है जालपा के यहाँ गहने लेने, तो वह मना कर देता है। रतन कंगन के बारे में तगादा भी करती है। बाद में वह स्वयं उस कंगन के बदले स्वयं पैसे ही मांगती है, किंतु उसके पैसे वापस करने के उद्देश्य से रमानाथ चुंगी के पैसे ही घर पर ले आते हैं। उनकी अनुपस्थिति में जब रतन आती है पैसे लेने के लिए, तो जालपा वही पैसे उठाकर दे देती है। घर आने पर जब रमानाथ को पता चलता है, तो उसे बहुत चिंता होती है कि गबन के मामले में उसे सजा भी हो सकती है। सारी परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के नाम एक पत्र लिखा। उस पत्र को देने या न देने के बारे में वे सोच ही रहे थे कि वह पत्र जालपा के हाथ लग जाती है और जालपा को पढ़ते देखकर रमानाथ को बहुत आत्मग्लानि होती है और वह घर से भाग जाता है। जालपा गहने बेचकर चुंगी के रुपये लौटा देती है। इसके पश्चात कथा कलकत्ते की ओर मुड़ती है।
कलकत्ते में रमानाथ अपने हितैषी देवी दीन खटीक के यहाँ गुप्त रूप से रहने आता है और इसके बाद चाय की दुकान खोलता है। एक बार वह रात में वापस नाटक देख के वापस आता रहता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे घबराहट में रमानाथ पुलिस के सामने गबन आदि के विषय में सारी सच्चाई बता देता है। पुलिस वाले अपनी तहकीकात करने के बाद उसे निर्दोष मान लेते हैं, फिर भी उसे नहीं छोड़ते हैं और क्रांतिकारियों पर चल रहे मुकदमे में गवाह के रूप में उसे पेश करना चाहते हैं। जेल जीवन से भयभीत होने के कारण रमानाथ पुलिस वालों की बात मान लेते हैं। पुलिस ने उन्हें एक बंगले में बड़े आराम से रखा और जोहरा नामक वेश्या को उनके मनोरंजन के लिए नियुक्त किया। उधर जालपा रतन के सलाह से एक विज्ञापन छपवाती है और उस विज्ञापन को जीतने वाला व्यक्ति रमानाथ ही होता है, जिससे जालपा को पता चल जाता है कि रमानाथ कलकत्ते में है। वह खोजते खोजते देवी दीन के यहाँ आती है और रमानाथ को पुलिस के कुचक्र से निकालने का असफल प्रयास करती है। रतन भी अपने बूढ़े पति के इलाज के लिए कलकत्ता आती है, किंतु उसके पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वह जालपा की मदद करने में कोई संकोच नहीं करती। क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने के पश्चात उन्हें जालपा का एक पत्र मिलता है, जिसे पढ़कर रमानाथ के भाव बदल जाते हैं और वह जज के सामने वास्तविकता प्रकट कर देता है, जिससे जज को विश्वास हो जाता है कि निरपराध अर्थात बिना अपराध किए व्यक्ति को सजा दिया गया है। जज ने अपना पहला निर्णय वापस ले लिया। रमानाथ, जालपा, जोहरा आदि आकर प्रयाग के समीप रहने लगे। उपन्यास के अंत में हम देखते हैं कि जालपा के कारण रमानाथ में आत्मसम्मान का फिर से उदय हो जाता है। जोहरा भी वेश्या जीवन छोड़कर सेवा व्रत धारण कर लेती है। रमानाथ और जालपा भी सेवा मार्ग का अनुसरण करते हैं। जोहरा ने अपनी सेवा और आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सबको मुग्ध कर दिया था। रतन की भी मृत्यु हो जाती है। एक बार प्रयाग के समीप गंगा में डूबते हुए यात्री को बचाते समय जोहरा भी बह जाती है। रमानाथ उसे बचाने की कोशिश करते हैं और जालपा भी उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है, किंतु रमानाथ उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक शक्ति उसे आगे खींचती है, एक पीछे खींचती है। आगे की शक्ति में अनुराग, निराशा, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य, स्नेह और बंधन था। बंधन ने रोक लिया। कलकत्ते में जोहरा एक विलास की वस्तु थी, किंतु प्रयाग आने पर उसके साथ घर जैसा व्यवहार होता था। निर्मला के बाद गबन प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण यथार्थवादी उपन्यास है। गबन में टूटते मूल्यों के अंधेरे में भटकते मध्य वर्ग का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद ने समझौता परस्त और महत्वाकांक्षा से पूर्ण मनोवृत्ति तथा पुलिस के चरित्र को बेबाकी से प्रस्तुत करते हुए उपन्यास का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। महिलाओं के प्रति जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को प्रस्तुत किया गया है इस उपन्यास में। देखा जाए तो गबन उपन्यास में प्रेमचंद ने महिलाओं के द्वारा किस प्रकार उसके पति का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वह एकदम सद्गति और ईमानदारी के मार्ग पर चलने लगता है, इसी का वर्णन किया गया है प्रस्तुत उपन्यास में।